नर्मदे हर 5वें दिन गौड़ी अन्न क्षेत्र जो बाजीराव पेशवा के पास में ही है, वहाँ से हमने स्नान पूजन करने के बाद सबसे पहले बाजीराव पेशवा जो प्रथम थे, उनका मराठा के वीर पुरुष और राजा माने जाते थे, उनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण यहीं नर्मदा के तट पे हो गई थी, तो उनकी समाधि यहीं बनी हुई है। तो सबसे पहले हम वहाँ बाजीराव पेशवा रास्ते में ही पड़ता है, तो ये देखिए कुछ उनके बारे में जानकारी है, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बहादुर एक मराठा शासक बाजीराव पेशवा की समाधि पर हमने नमन किया और बिल्कुल नर्मदा के तट पर ही बाजीराव पेशवा उनकी समाधि है। किसी को दवाई चाहिए, सर्दी खांसी है, खांसी की दवाई चाहिए, खांसी। समाधि के ठीक ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, एक शिवलिंग रख करके, और इनके चारों बगल में छोटे छोटे कोष्ठक नुमा घर बनाए गए हैं। बीच में बाजीराव की समाधि है जो अभी हम देखेंगे। ये देखिए कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं। ये है समाधि बाजीराव पेशवा की। एक महान ऐतिहासिक पुरुष, महान और वीर मराठा शासक, उनकी यह समाधि हमेशा इतिहास का याद दिलाती है। मां नर्मदा के तट पर बिल्कुल सटा हुआ है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षित है। फिर हम अपनी परिक्रमा में आगे चले। आगे का मार्ग पहले तो बहुत ही सुगम लग रहा था, लेकिन बाद में फिर वही पथरीली रास्ते माँ के तट पे। ओह, बाकी इधर ठीक है।
मैया के तट के साथ ये पगडंडी जा रही है बाजीराव पेशवा के आगे से। बाजीराव पेशवा की समाधि जहाँ से ख़त्म होती है, फिर से मैया का तट मिलता है और ये पगडंडी थोड़ी ठीक नज़र आती है। देखते हैं, आज 8:30 बजे तो हमने गौरी आश्रम को छोड़कर आगे बढ़ा हूँ और आज कितना क्या यात्रा तय कर पाता हूँ। कल लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा मैंने तय की थी और आज का पता नहीं आगे रास्ता कैसा है, किस तरह की। वैसे 3 दिनों की जो थकान के कारण थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ दवा खाए और चलना शुरू कर दिया। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैंने सोचा था कि रास्ता चलो पगडंडी सही लेकिन ठीक है, लेकिन मैया के तट पर आने पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर, नुकीले पत्थर और पगडंडी में भी चलने से चुभन का एहसास हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं। पता नहीं किस तरह का व्यू रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब है, वो फ्रंट मोड में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी बैक से ही वो सेल्फी स्टिक में डालकर थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गड़बड़ तो थोड़ी जरूर होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा आप लोग सभी लोगों को अनुभव तो हो ही जाएगा कि मैया का तट कैसा है।
यहाँ कभी कभी कोई परिक्रमावासी साधु संत मिलते हैं रास्ते में, और कई पगडंडी आकर के मिलती हैं साथ में। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है कि मैया के सबसे करीब जो पगडंडी हो उसे कभी नहीं छोड़ना है। 4 पगडंडियों में जो सबसे करीब जाती हुई महसूस हो रही हो, दिखाई देती हो, उसी पर हमेशा चलते रहना चाहिए। नहीं तो हम रास्ते से भटक जाएंगे। अब आगे का रास्ता कैसा है मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख रह सकते हैं, कहीं कोई नहीं है इस निर्जन वन में, बस मैया है और मैया का ये एक हठी पुत्र है। दिखाता हूँ अब आपको आगे का। जय काली, जय तारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माँ, जय माँ। मारे ये कोई मैया की सहायक नदी है जो मैया में जाकर मिलती हैं। इस पर एक पीपे का पुल है। पीपा पुल से पार करके हम अगला 2-3 किलोमीटर में बकावा पहुंच जाएंगे। बकावा वही जगह जो जहाँ से नर्मदा मैया में से शिवलिंग के पत्थर निकालकर शिवलिंग तरासे जाते हैं, और पूरे देश और दुनिया में शिवलिंग नर्मदेश्वर यहीं से भेजे जाते हैं। रास्ता थोड़ा दुर्गम है। रस्सियों के सहारे एक छोटी बांस की पुलिया दिख रही है। अब इसे पार करना थोड़ा चुनौती भर है। से पहले पार करते हैं, फिर आगे का बताते हैं। नर्मदे हर। लगता है हम बकावा ग्राम में आ गए हैं। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग निर्माण का यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्थान है, क्योंकि कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकर शंकर हैं। ये देखिए शिवलिंग
यहाँ आपको सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग की दुकानें मिलेंगे, जहाँ नदी से पत्थर लाकर फिर उन्हें तराशा जाता है। शिवलिंग के साथ नंदी जी भी हैं और भी कई प्रतिमाएं सफेद पत्थर के भी हैं, लेकिन वो बाहर से मंगाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ शिवलिंग और नंदी उनके का निर्माण किया जाता है। ये चलते चलते थक कर हम यहाँ रुक गए थे, तो एक गृहस्थ है, उन्होंने ये 2 केले मुझे बाल भोग में दिया है। तो पहले ये बाल भोग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। वैसे यहाँ चारों बगल केले की खेती और कपास की खेती होती है। बाल भोग लेने के बाद मुझ में फिर थोड़ी सी जान आई है और अब हम फिर से निकल पड़े हैं। दोनों तरफ झाड़ियां हैं और केले की खेती है। छोटा सा एक गृहस्थ का आश्रम मिला था, उनसे थोड़ी देर बात किए, थोड़ा आराम किए और फिर से मैया का नाम लेकर चल पड़े हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। धूप तो है और आजकल सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करना पड़ता है मैया में, मैया का जल भी पीना पड़ता है। तो थोड़ी सी अभी एडजस्टमेंट में थोड़ी कमी है और कपड़े नहाने के बाद जो भीग जाते हैं तो उसे मैं अपने बैग पर ही रख लेता हूँ कि चलते चलते ये सूख जाएंगे। और 60-70% सूख ही जाते हैं। हाँ, रात शाम का जो स्नान करता हूँ वो जल्दी नहीं सूखता। वैसे ठंड पड़नी शुरू हो गई है। कल से हमने
स्लीपिंग बैग का उपयोग शुरू कर दिया है। और बगैर स्लिप, क्योंकि सर्दी ओश बहुत ही कड़ाके की पड़ने लगी है। छोटा सा गृहस्थ का आश्रम, गृहस्थ का घर, नर्मदे हर, ये देखिए। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। छोटा सा कोई गांव है, मैया के तट के किनारे। नर्मदे हर। कीचड़ है रास्ते पे। ये सियाराम बाबा का मंदिर है जो बिल्कुल नर्मदा के तट पर है, और इसके साथ ही लगा हुआ उनका आश्रम है जो 2 फ्लोर में है, ऊपर और नीचे। बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित सियाराम बाबा का आश्रम, जो एक महान संत थे। इस जगह को भटियाण बुजुर्ग भी कहते हैं। यहीं पे आज हमने रात्रि विश्राम किया, भोजन प्रसादी ली। अब कल का जैसा भी रहेगा फिर आप सबों को बताऊंगा। धन्यवाद। ये देख लीजिए पूरा आश्रम का नीचे का फ्लोर और ऊपर का फ्लोर, जहाँ परिक्रमावासी की सेवा की जाती है। ऐसे बड़े आश्रम बड़े कम ही हैं जो इतनी निष्ठा से सेवा करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मैं सियाराम बाबा को तो नहीं देख सका, लेकिन कम से कम उनके आश्रम और मंदिर के दर्शन किए। यहीं भोजन प्रसादी ली और रात्रि विश्राम किया।
बिल्कुल माँ के तट पर आश्रम भी है। नर्मदे हर।